हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट फिजिक्स में। आज दोस्तों मैं बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आप सबके साथ साझा करने जा रहा हूं। सबसे ज़बरदस्त अपडेट ये है कि झारखंड बोर्ड ने जो है क्लास 8 का मॉडल पेपर तैयार कर दिया है। मॉडल पेपर जारी हो गया है और आज के इस वीडियो में हम उसी मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो फाइनली आप सबका जो इंतज़ार था, जिस चीज़ के आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो फाइनली आज हमारा इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है। ठीक है, इंतजार की घड़ी खत्म होती है, अब मेहनत की घड़ी चालू होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मॉडल सेट आ गया है, टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चंस आ गया है। टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर यानी कि क्या हम विषय है, हमारे विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान। हम सोशल साइंस का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे फटाफट से। और ये जो मॉडल सेट है इसे आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि यही मॉडल सेट आपका आने वाला एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रही है और चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास 8 के जितने मॉडल सेट्स आए हैं, यानी कि आपके ऑल सब्जेक्ट के मॉडल सेट में आप डालने वाला हूँ, तो फटाफट से वो सारे मॉडल सेट के आप वीडियोस आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रही हैं, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है जो मॉडल सेट है आपका। ठीक है, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची है ना, यानी कि जैक। यहाँ पे मॉडल सेट पैटर्न 2023 है, देख सकते हैं आप। ठीक है, आपका नया मॉडल सेट निकल गया है। इंस्ट्रक्शन आपको पहले पढ़ना है दोस्तों। जब भी आप एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे तो फटाफट से पहले आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन इसलिए पढ़ना जरूरी होता है, वहाँ पे आपको समझ में आ जाती है कि आपको एग्ज़ाम किस तरह से देना है। ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग डीपी में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे आप जैसे आप देख सकते हैं इस तरह आपका पेपर में दिया रहेगा, है ना। इंस्ट्रक्शन उसे आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे ये आपको बताना होगा। तो सबसे पहले भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन उनका नाम था, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ग यानी जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है? राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है जेम्स मिल कहाँ के निवासी थे, यानी कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। आपको बताना होगा कि जेम्स मिल कहाँ का था। तो जेम्स मिल जो है वो आपके स्कॉटलैंड, कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे वो। ख वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये हमारा राइट आंसर है, स्कॉटलैंड के थे वो। चलिए नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। राज्य हड़प नीति किसने शुरू की? राज्य हड़प नीति ये शुरू करने वाले व्यक्ति कौन थे, उनका नाम क्या था? तो राज्य हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। और कब शुरू किया था? ये आपका 1848 से 1856 तक ये चला था। ठीक है, 1848 में ये शुरू हुआ था, लॉर्ड डलहौजी ने ये शुरू किया था राज्य हड़प नीति। तो ऑप्शन ख इसका क्या है? राइट आंसर है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 पे क्या है? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था ये आपको बताना है। तो टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। तो ग नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, उन सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ज़्यादा सभी स्किप मत करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन 5 में कि रैयतबाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी? रैयतबाड़ी व्यवस्था, रैयतबाड़ी व्यवस्था था क्या चीज़? ये किसानों से जुड़ी एक व्यवस्था थी। ठीक है, जिसमें किसानों को क्या था, जो किसानों को जो खेत है, किसानों की जो भूमि है, उस पर किसानों का ही हक हो, इसके लिए व्यवस्था बनाई गई थी। और ये व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? सबसे पहले लागू हुई थी मद्रास पे। ठीक है, मद्रास और मुंबई। तो ग नंबर ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है मद्रास और मुंबई में। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे सवाल दिया है महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की? महलवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की थी ये आपको बताना होगा। तो महलवाड़ी व्यवस्था तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम है हॉल्ट मैकेंजी। क्या नाम है? हॉल्ट मैकेंजी। तो घ नंबर जो ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कौल विद्रोह कब हुआ था? कौल विद्रोह, कौल विद्रोह क्या है? कौल जनजातियों का अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह लड़ा गया था, उसे हम कौल विद्रोह के नाम से जानते हैं। और कौल विद्रोह कब हुआ था? कौल विद्रोह का हुआ था 1831 से 1832 की ईस्वी के बीच में। ठीक है, 1831 टू 1832 के बीच में, यानी कि क नंबर ऑप्शन इसका क्या राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू ने किया है दोस्तों। ठीक है, किसने किया है? सिद्धू कानू ने। तो ख वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, सिद्धू कानू। आपको पता ही होगा, जैसे कि आप झारखंड के हैं, विद्यार्थी हैं, झारखंड के निवासी हैं, तो आप सिद्धू कानू के बारे में जानते ही होंगे। सिद्धू कानू क्या है? दो भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने एक विद्रोह किया था, ठीक है, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन 9 में, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? पहली सूती कपड़ा मिल, तो पहली सूती कपड़ा मिल जो है ना आपका कोलकाता में हुई थी ना, बंगाल में हुई थी। ठीक है, कोलकाता में हुई थी। तो कोलकाता यानी कि कोलकाता तो बंगाल में है, तो यहाँ पे कोलकाता नहीं लिखा हुआ, बंगाल लिखा है, तो आप बंगाल पे टिक करेंगे। ठीक है, तो बंगाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? 1857 की क्रांति में बहुत सारी क्रांति हुई है, जिसमें आपका भारत संग्राम क्रांति है, सिपाही विद्रोह है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिपाही विद्रोह का ऑप्शन भी दिया गया है, तो आपका कौन नंबर ऑप्शन सही होगा? ठीक है, कि जो 1857 की क्रांति है उसे हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आपसे पूछा है 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? 1857 में बहुत सारी क्रांतियाँ हुई थी, तो 1857 का जो क्रांति है उसमें रांची में जो क्रांति हुई थी, उस रांची में उस क्रांति का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, ये आपको बताना होगा। तो उस क्रांति का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था विश्वनाथ शाहदेव। क्या था? विश्वनाथ शाहदेव। ख नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विश्वनाथ शाहदेव जो है, इन्होंने क्या किया था? रांची में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत ही अच्छा सवाल आपको पूछा गया है। ठीक है, बारीकी से समझिए और एक एक क्वेश्चन में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि नोट डाउन करिए। ओके, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन ख हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का सवाल पढ़ते हैं। क्या है 13 नंबर सवाल? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मैकाले की शिक्षा नीति को कहा जाता है, चार्ल्स वुड के शिक्षा पत्र को कहा जाता है, या फिर विलियम जोन्स के शोध पत्रिका को, विलियम्स एडम्स की रिपोर्ट को? तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ख, चार्ल्स वुड के नीति पत्र को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका ख ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आते हैं 14 पे। 14 पे सवाल क्या है? सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको जाता है? सती प्रथा। भारत में पहले सती प्रथा चली आती थी। सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा में बहुत सारे नियम थे कि अगर किसी का पति मर जाता है या फिर जैसे पुरुष मर जाता है, तो विधवा औरत को हमारे भारत देश में नहीं रखा जाता था, उन्हें भी उसके साथ अग्नि में जलाया जाता था। सती प्रथा को दूर किया गया, इस अंधविश्वास को दूर किया गया, और इस अंधविश्वास को दूर करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? इस अंधविश्वास को दूर करने वाले व्यक्ति जो थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को दूर किया। ठीक है, तो इसका श्रेय किनको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह। पहले के ज़माने में कोई भी अगर औरत विधवा हो जाती थी तो उन्हें फिर से विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, लेकिन अभी के ज़माने में, आधुनिक ज़माने में, यानी कि आज के ज़माने में हम अगर कोई भी विधवा होता है तो उसे हक है कि वो अपना पुनर्विवाह कर सके, फिर से वो शादी करके अपने ज़िंदगी बिता सके। ठीक है, तो यानी कि विधवा पुनर्विवाह का जो अधिनियम है ये किस वर्ष लागू हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो लागू हुआ है ये आपका हुआ है 1856 को हुआ है, 1856। तो ग नंबर जो है हमारा ऑप्शन ग राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की है। किन्होंने की है? दयानंद सरस्वती जी ने की है। ग ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब दयानंद सरस्वती जी ने कब की है, अगर ये भी सवाल हमारा पूछा जाए तो हम वो भी बताएंगे हम क्या। 1857 को दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का स्थापना की है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे? पारसी समाज के समाज सुधारक
तो पारसी समाज के समाज सुधारक जो थे वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है वो एक पारसी व्यक्ति थे, तो उन्होंने ही जो है ना समाज सुधारक के रूप में, पारसी समाज के समाज सुधारक के रूप में हम दादा भाई नौरोजी को ही जानते हैं। ठीक है, ग ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल जब विभाजन हो रहा था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय? तो उस समय लॉर्ड कर्जन जो है, लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के गवर्नर जनरल थे। 19 नंबर सवाल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, करो या मरो। देखिए बहुत ही सुंदर है, करो या मरो क्वेश्चन आप समझ ही रहे हैं कि किनका ये वाणी है, किन्होंने ये कहा था। करो या मरो का नारा किसने दिया होगा? तो करो या मरो का नारा जो है ये हमारे महात्मा गांधी जी ने दिए थे। ठीक है, किन्होंने दिए थे? महात्मा गांधी जी ने दिए थे। और कब दिए थे? तो इन्होंने जो है ये नारा सन 1942 में, यानी कि 8 अगस्त 1942 को इन्होंने दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ख हमारी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 20 पे, 20 नंबर सवाल हमारा। 50 क्वेश्चन से हम लोग 50 क्वेश्चन को डन करेंगे। ओके, हमारे साथ बने रहिए, मेरे साथ वीडियो के अंतर, इवन बोर फील मत करिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 20 का सवाल, 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? हॉकी के कप्तान आप जानते हैं कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी के जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी को। तो और 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाले जो व्यक्ति थे वो मेजर ध्यानचंद थे। ठीक है, तो ऑप्शन क हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 21 पे आते हैं, क्वेश्चन 21, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? लिखित संविधान जिसमें संविधान को लिखा गया है। ठीक है, तो लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। ठीक है, भारत का संविधान की लिखने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन 22 में है क्या सवाल, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? यानी टोटल कितने मौलिक अधिकार है संविधान में? तो टोटल आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? भारत जो है संप्रभु राष्ट्र कब बना ये आपको बताना होगा। तो 15 अगस्त 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को जो है ना भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना था। ठीक है, कौन नंबर इसका ऑप्शन सही है। अब आते हैं 24 पे, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? तो 5 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। ठीक है, ये सब जब हमें पता ही है, अगर आप चैप्टर पढ़े हो तो आप भी ऐसे समझे गए होंगे कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हमारा वो 5 वर्ष के बाद ही हमारा होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 25 पे, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? देखिए अब भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, एसएसटी के जो सवाल है आपका, कहीं से भी एसएसटी के सवाल आपको पूछा जा सकता है, तो आपको अपडेट रहना है, यानी कि जीके आपका स्ट्रांग बिल्कुल रखना है। और इस एसएसटी का सवाल को आप जब कंप्लीट करेंगे तो आपको लगेगा कि आपने जीके का क्वेश्चन भी कितना अच्छा से आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो चलिए 25 नंबर का सवाल पढ़ते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है वो है हमारी प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रतिभा सिंह पाटिल। तो ऑप्शन ख हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर प्रथम प्रधानमंत्री की बात की जाती तो प्रथम प्रधानमंत्री हमारे भारत के कौन थी, महिला प्रधानमंत्री? तो वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26 पे, स्वतंत्र के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? यानी भारत में सबसे पहला चुनाव कब हुआ था ये आपको बताना होगा। तो 1952 को जो है ना भारत में पहला चुनाव हुआ था, 1952। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? लोकसभा में कितने सदस्य अधिकतम संख्या होती है, यानी कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है ये आपको बतानी होगी लोकसभा में। तो लोकसभा में जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है वो आपका 552, 552। ठीक है, तो ग नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 28 पे आते हैं,
सवाल क्या 28 का कि भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है। शीर्ष न्यायालय टॉप कोर्ट, न्यायालय यानी कोर्ट होता है, टॉप कोर्ट किसको माना जाता है, भारत का। तो भारत का शीर्ष न्यायालय माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, किसको माना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को, जो कि कहाँ है, दिल्ली में है, नई दिल्ली में। ठीक है, अब आते हैं 29 नंबर सवाल पे। देश में उच्च न्यायालय की कुल संख्या कितनी है। अभी के टाइम पे देश में उच्च न्यायालय की संख्या जो है वो है आपका 24। ठीक है, 24 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या सवाल है देखते हैं। 30 में आपका पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अब ये जो वर्ड आया हमारा अस्पृश्यता, ये है क्या चीज़, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का, जो हमारे भारत में अभी तो नहीं है, अभी एजुकेशन बहुत डेवलप कर गई है, तो भारत में अभी अच्छी एजुकेशन है अभी। पहले के टाइम पे क्या था कि पहले के टाइम पे जो ऊंचे वर्ग के लोग होते थे वो दलित वर्ग के लोग को छुआछूत से बहुत ही घृणा भाव करते थे, घृणा भाव से देखते थे। छोटे जात के जो लोग होते थे उनसे वो घृणा करने लगते थे, उन्हें छूते नहीं थे, उनका छुआ हुआ कोई भी चीज़ वो लेते नहीं थे। ठीक है, तो इस चीज़ को जो अस्पृश्यता यानी कि इस चीज़ का उन्मूलन कब किया गया, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उन्मूलन किया गया, तो संविधान के 17वें अनुच्छेद में जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, अस्पृश्यता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क इससे क्या है, राइट आंसर है। अब आते हैं 31 पे। 31 में सवाल क्या पूछा है, झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं। तो झारखंड में टोटल 32 है ना, 32 प्रकार की जनजातियाँ निवास करती है, 32। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 32 में, क्वेश्चन नंबर 32। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है वो आपका 2001 से 2002 के बीच में की गई थी, सर्व शिक्षा अभियान। अब सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान का मतलब यह है कि सभी को समान शिक्षा प्राप्त हो, चाहे वो उच्च वर्ग के व्यक्ति हो, उच्च वर्ग के बच्चे हो, छात्र हो, या नीचे वर्ग के हो, यानी कि चाहे वो उच्च जाति का हो या दलित जाति का हो, सभी को शिक्षा का हक जो है वो समान हो। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी, 2001 से 2002 के बीच में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 33 को समझते हैं। कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है। यानी भारत सरकार जो है महिलाओं को गैस दे रही है फ्री, है ना, एलपीजी गैस फ्री में दे रही है, तो उस योजना का नाम क्या है, आपको बताना होगा। क्या उस योजना का नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। बिल्कुल नहीं, यहाँ तो बीमा की बात नहीं की जा रही है, ऑप्शन क हमारा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जीवन ज्योति योजना। चलिए और पढ़ते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या तो ये तो बालिकाओं को स्कॉलरशिप के रूप में कुछ पैसे दिए जाते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, घर में पढ़ते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगर आपको एलपीजी गैस मिली है और हमें पता है कि भारतवर्ष में सभी राज्यों में क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का लाभ सभी लोगों को मिला ही होगा, क्योंकि सबके घरों में गैस, सभी एलपीजी गैस पहुंच गई होगी। तो ये जो योजना है जहाँ पे गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस दिया जा रहा है, तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। ठीक है, अगर आपके घर में भी ये गैस है, एलपीजी गैस पहुंचा है, तो आप देखे होंगे कि आपको एक कार्ड जरूर मिला होगा। ठीक है, उस कार्ड में आपको लिखा होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना लिखा होगा उसमें। ठीक है, देख सकते हैं आप उसमें। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ना, यानी कि तंबाकू निषेध दिवस, यानी तंबाकू यूज़ नहीं करना चाहिए, कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 31 मई को, यानी कि 31 मई, ऑप्शन ख इसका हमारा राइट आंसर है। अब आते हैं 35 नंबर पे। 35 नंबर पे सवाल क्या है, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है। देखिए एसएसटी में किस तरह का सवाल दे रहा है, आपको कितना अपडेट रहने की ज़रूरत है। हाँ, यहाँ पे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है आपको बताना होगा। तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है वो आपका है क्या, 1098। तो ऑप्शन ग में इसका आंसर दिया गया है, तो ऑप्शन ग इसका राइट आंसर है, 1098। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। क्या कोयला नवीकरणीय है, चक्रीय है, अजैव है, जैव है।
कोयला जो है जैव संसाधन है। अब जैव संसाधन क्यों है? क्योंकि कोयला का जो निर्माण है ये जैव जैव वस्तु यानी जैव पदार्थों से ही हुआ है। जैव पदार्थ कहने का मतलब ये हुआ कि कोयला का निर्माण बहुत सालों पहले, लाखों सालों पहले बहुत सारे पेड़ पौधों का मिट्टी में दब जाने के कारण ही हुआ है। और पेड़ पौधा क्या है? पेड़ पौधा जीव है, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोयला एक जैव संसाधन है, नवीकरणीय नहीं है, क्योंकि फिर से जिस प्रकार कोयला बना है उसी प्रकार से फिर से कोयला का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक है। चक्रीय का मतलब इसको पुनः यूज करना, तो पुनः यूज, अगर एक बार कोयला खपत यानी कोयला का अगर एक बार ख़त्म हो गई तो हम उसे पुनः बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? जैव संसाधन कहेंगे। अनवीकरणीय है और जैव संसाधन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो उसे वैसे संसाधन क्या कहते हैं? ऐसे संसाधन को हम वास्तविक संसाधन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या संसाधन है वो? वास्तविक संसाधन। तो ख ऑप्शन में राइट आंसर है, ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 में आते हैं, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? अब नवीकरणीय क्या होता है? नवीकरणीय मतलब जिसे हम फिर से उपयोग कर सकते हैं और जिसे हम पुनः पा सकते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन है? आपका है जल। जल को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अभी गर्मी के टाइम आएगी, गर्मी के टाइम में जलाशय यानी कि जो तालाब वगैरह है, बहुत से तालाबों में पानी घट जाएगा, लेकिन फिर से वो तालाब हमारे भर जाएंगे। कब भरेंगे? जब वर्षा का सीजन आएगा। तो जल को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो जल क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है? तो बेतला नेशनल पार्क जो है ये आपका लातेहार में है। कहाँ पे है? लातेहार में है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 पे सवाल क्या है? निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का एक उपाय नहीं है? मृदा संरक्षण यानी मृदा को बचाने का एक उपाय नहीं है। वन उन्मूलन, पहले ही हमारा आंसर दिया गया है वन उन्मूलन, ठीक है। वन उन्मूलन का मतलब ये हुआ कि वनों को काटना। क्या वनों को काटने से हम मृदा को बचा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम वनों को काट देंगे, पूरा वनों को काट लेंगे तो वर्षा कारण क्या हो जाएगा? वो मृदा भूस्खलन हो जाएगा। तो वनों को काटने से मृदा संरक्षण का उपाय नहीं हो पाता है। तो कौन नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। कौन सा मृदा संरक्षण के उपाय नहीं है? वन उन्मूलन यानी कि वनों को काट के खत्म कर देना। वन को काट के खत्म कर देने से क्या हम मृदा को संरक्षण कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा सही उपाय नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनाच्छादित है? तो कुल भूमि का 29% जो है ना ये वनाच्छादित है, ठीक है, 29%। अब क्वेश्चन नंबर 42, आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आणविक ऊर्जा यानी कि जिसे हम परमाणविक ऊर्जा भी बोलते हैं, परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो वह हमें यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम का यूज़ करते हैं हम लोग परमाणु या आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 आते हैं, भारत में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? कोयला उत्खनन, तो भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन जो है ना दामोदर नदी घाटी में किया गया था। तो दामोदर नदी है कहाँ पे? रानीगंज में, ठीक है, रानीगंज। ख नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, रानीगंज में किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? सुनहरा रेशा, पटसन को जो है सुनहरा रेशा के नाम से हम जानते हैं। ख नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 45 पे आते हैं, उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि उसको हम झूम खेती के नाम से जानते हैं। घ नंबर इसका राइट आंसर होगा झूम खेती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, चीनी उद्योग का कच्चा माल है। चीनी उद्योग यानी कि चीनी किससे बनता है? तो हम जानते हैं कि चीनी जो है ना गन्ना से बनता है। किससे बनता है? गन्ना के रस से चीनी का निर्माण होता है। तो चीनी का कच्चा माल क्या है? गन्ना है, ठीक है। 47 को देख लेते हैं। 47 में क्या पूछा है? उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? उद्योग जो है ना हमारे जीवन में द्वितीयक आर्थिक क्रिया है। हम फैक्ट्री में जाते हैं काम करने के लिए, वो सेकेंडरी हमारा है, ठीक है। और नहीं तो फर्स्ट प्राइमरी में क्या आ सकता है? प्राइमरी भी हम खुद का कुछ करेंगे, खेती कर सकते हैं, कुछ और चीज़ कर सकते हैं।
उद्योग में काम करना ही क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया, वो हम किसी और का काम कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ चलिए 48 पे आते हैं। देखिए सवाल बहुत ही अच्छा दिया कि यहाँ पे, है ना, तो सवाल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और याद करिए। हाँ, झारखंड का मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में एक जगह है मुरी, मुरी किस लिए प्रसिद्ध है ना, एल्युमिनियम के उद्योग के लिए वो जगह प्रसिद्ध है। ठीक है, अब आते हैं 49 पे। 49 के सवाल में देखते हैं क्या पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व में कितना है? तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व में कितना है, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है? किसके वजह से जनसंख्या परिवर्तन नहीं होता है, ये आपको बताना होगा। क्या जन्म के वजह से जनसंख्या परिवर्तन नहीं होती है? बिल्कुल होती है। कोई बच्चा अगर हमारा कोई एक नया नवजात शिशु का जन्म लेता है हमारे परिवार में, तो अगर हमारा परिवार की जनसंख्या 4 थी तो 5 हो गई है, तो जनसंख्या में परिवर्तन हो गया। क्या मृत्यु से जनसंख्या परिवर्तन नहीं होती है? मृत्यु से भी जनसंख्या परिवर्तन होती है। अगर किसी घर में किसी कारणवश किसी का मृत्यु हो जाता है और उसकी फैमिली में अगर उसकी फैमिली मेंबर 6 थी, तो किसी का मृत्यु हो जाने से कितना बचेगा, 5 बचेगा। इसमें भी जनसंख्या परिवर्तन हो गया है। प्रवास से भी जनसंख्या परिवर्तन होता है। प्रवास का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। अगर मान के चलिए एक नगर में 400 व्यक्तियाँ हैं, 400 व्यक्ति है, कहीं से कोई प्रवासी आ जाते हैं, उनके साथ शामिल हो जाते हैं, 400 से ज़्यादा हो जाएगा, 450 30 जो भी है। ठीक है, तो प्रवास से भी जनसंख्या परिवर्तन होता है। किसके कारण नहीं होता है? तो जनसंख्या घनत्व मतलब एक जगह पे एक मतलब कुछ व्यक्ति रहना और वहाँ पे कोई बाहरी प्रवासी व्यक्ति नहीं रहना, वही भी सब व्यक्ति सब रहेगा। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व जो है ना जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है। तो घ नंबर ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप 50 MCQ क्वेश्चन डन होता है। यहाँ पे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप लोग सब जो है ना इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, अच्छे से लर्न करिए। यही सारा क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम पे आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अभी इतना तक ही हम लोग रहते हैं, एंड करते हैं, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट मॉडल सेट पेपर और दूसरा विषय का। ठीक है, दूसरा विषय का हम लोग मॉडल पेपर का डिस्कस करेंगे। और इसी तरह का और भी अपडेट्स पाने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर करिए, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें आपके क्लास 8 के रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए आज का इतना तक ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए। आप सबको ही आप अपना तैयारी अच्छे से करते रहिए। आप सभी को आपके आने वाले परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से, और खुश रहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।